नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनाव देश में संपन्न हो गया है। 7वें चरण के मतदान जो हुआ 1 जून को, उसके बाद से शाम में जब एग्जिट पोल आना शुरू हुआ, उसके बाद आपने देखा जिसके मन लायक एग्जिट पोल रहा उसने सही कहा और जिसका मन लायक नहीं रहा उसे गलत करार दिया। महागठबंधन इंडियन नेताओं ने तो इसको यहां तक कह दिया कि सरकारी एग्जिट पोल है, लेकिन पूरे देश की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में यह तय लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे, चाहे कुछ सीटें बढ़े या कुछ घटे। लेकिन बिहार में 40 सीटों का आपको आंकड़ा बताएंगे आज कि 40 सीटों में किसको कितनी सीटें आ सकती है और क्या कुछ समीकरण बनकर आया है, जनता के पसंद कौन थे। चूंकि लगातार हम लोग भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, वैसे में जब हम लोग घूम रहे थे तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है, जो 5 किलो का जो राशन है, इसका बड़ा प्रभाव नजर आया। लेकिन यह भी तय था कि प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है उसका ढलान की ओर नजर आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि तेजस्वी यादव एक उभरते हुए नेता के तौर पर नजर आया और बीजेपी के और उनके सहयोगियों के, एनडीए के आप कह सकते हैं कि नेताओं का सहारा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी थे, उनके सहारे सभी लोग चल रहे थे। और तेजस्वी यादव ने अकेले 251 सभाएं कर करके यह दिखाया कि अगला उभरता हुआ नेता तेजस्वी ही है। वैसे में क्या कुछ होगी तस्वीर आपको जो एग्जिट पोल, हालांकि कल जो है वो जनता का जो फैसला है वो कल के सामने होगा। वैसे में आज शाम को हमने सोचा कि आपको बताएं कि किसका सटीक आंकड़ा आता है, इसलिए 40 सीटों पर हम आपको बताएंगे कि किसकी जीत हो सकती है और किसकी हार हो सकती है। हमारे साथ सुमन जी जुड़े हुए हैं। सुमन जी, सबसे पहले चाहेंगे कि चरण वाइज आप अपने दर्शकों को बताएं कि किसकी कितनी सीटें आने की संभावनाएं बन रही। जी, तो जैसा कि हम लोग सभी जान रहे हैं कि पहला चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था। 19 अप्रैल को 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ था। देखिए, उससे पहले मैं एक चीज पहले बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले चुनावी आंकड़ा देने के पक्ष में हम लोग नहीं थे। इसलिए नहीं थे, नहीं तो पता चलता कि 2000 के नोट में चिप है, जिस तरह की घोषणा की गई, बात की गई, कहीं हम लोग भी उसी तरीके से हड़बड़ी में गड़बड़ी न करते। हमारा जो एग्जिट पोल है ये बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी पक्ष विपक्ष में किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। जिसको हम लोग कहते हैं कि हार रहा है या जीत रहा है, तो अगला आदमी जो है जिसके विरुद्ध जाता है वो कहता है कि प्रायोजित है, किसी से आप प्रभावित होकर ऐसा काम कर रहे हैं। इसलिए जब सारे लोगों का एग्जिट पोल आ गया, चुनाव खत्म हो गया और इसके बाद भी जब सारे लोगों का आ गया, तो कल मतगणना से 1 दिन पहले हम लोग ये कर रहे हैं। जी, तो पहली बात यह कि अभी तक जितने भी तमाम एग्जिट पोल आए हैं, मैं उनसे असहमति प्रकट करता हूं। भाजपा शासन में आएगी, बिहार में एनडीए लीड करेगा, लेकिन जो लीड करने की संख्या बताई जा रही है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उससे असंतुष्ट हूं। इसीलिए पहले हम 19 अप्रैल की बात करते हैं, जो प्रथम चरण का चुनाव था। देखिए, औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह और अभय कुशवाहा की लड़ाई हुई। वहां पर अभय कुशवाहा सुशील कुमार सिंह पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। देखिए, हम सभी लोग जान रहे हैं कि पूरे बिहार के लोकसभा चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर लड़ा गया है। हालांकि प्रदेश स्तर पर नीतीश कुमार का चेहरा अपने आप में काफी बड़ा चेहरा है। महिलाएं जो साइलेंट वोटर है, जो महिलाएं एक अलग ही जाति है, इनको किसी जाति में न तोला जाए। लेकिन इसके साथ ही मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि आप देखेंगे कि महागठबंधन की, देखिए बिहार में तो जाति के आधार पर वोटिंग होता है। आप एक चीज महसूस करेंगे कि महागठबंधन में किसी भी जाति के वोट में फूट नहीं पड़ी है, लेकिन वैसी जातियां जो शुरू से एनडीए का समर्थक मानी जाती थी, फूट उसमें पड़ा है। पूरे बिहार में कुर्मी कोयरी, हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं, भयानक टूट हुई है कुर्मी कोयरी में। आप देखेंगे कि मल्लाह जाति जो शुरू से भाजपा का कैडर वोटर होता था, मुकेश सहनी के पीछे चट्टानी एकता के साथ में खड़ा रहा। इसके अलावा आप देखेंगे तो कई जगह सवर्णों की और वैश्य समाज की नाराजगी। कल आता है कि भाजपा सवर्णों की और वैश्य की पार्टी है, लेकिन आप देखेंगे कि सवर्णों और वैश्यों की भी नाराजगी काफी जगह देखने को मिली। उदाहरण के तौर पर आप वैशाली में ही देख सकते हैं, जहां सवर्ण नाराज बताए जा रहे थे जब हम लोग रितु जायसवाल, सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट दिया गया। ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रखी गई। कुशवाहा समाज को एक भी भाजपा ने टिकट नहीं दिया। ये सारी चीजें मायने रखी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं औरंगाबाद से। औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट है, हमारी जानकारी के हिसाब से अभय कुशवाहा उनको बिल्कुल हरा रहे हैं।
और इस बार सुशील कुमार सिंह जो लगातार जीतने का रिकॉर्ड बनाते जा रहे थे, इस बार दिल्ली पहुंचना उनका कैंसिल हो गया। इसके बगल में ही गया में जीतन राम मांझी जो कि लगातार हारने का रिकॉर्ड बना रहे थे, दिल्ली पहुंचना उनका संभव नहीं दिख रहा था। हम के पार्टी के नेता वो कुमार सर्वजीत को हरा रहे हैं और इस बार जीतन मांझी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके अलावा एक और सीट थी नवादा एलजेपी के चंदन सिंह वहां पर थे और नवादा पर शुरू से देखिए हमने कहा है कि नवादा में जिस प्रकार से विवेक ठाकुर को हेलीकॉप्टर से लाया गया और उनको प्लांट किया गया, आम जनता में उनके प्रति रोष था। आप देखेंगे जिसका रोष का या उदासीनता जो भी आप कहें, वोटिंग प्रतिशत नवादा में बहुत ही कम हो गया, 41 कुछ प्रतिशत के आसपास में रहा, 9-10% वोट कम हो गया। इसके बाद में जहानाबाद में नवादा में राजवल्लभ यादव के भाई भी खड़े हुए इलेक्शन में। लालू यादव ने वहां भी कुशवाहा कार्ड खेला औरंगाबाद की तरह, और आप पाएंगे कि लालू यादव का ये कुशवाहा कार्ड नवादा में चलता हुआ दिख रहा है। देखिए नवादा की लड़ाई बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। तो राजवल्लभ यादव के भतीजे ने भी असर डाला क्या? जी, भतीजे ने असर डाला। तो आप अगर देखेंगे तो बीजेपी का कोर वोट जो कैडर वोट होता है उसके बीच में से गुंजन सिंह, प्रख्यात मशहूर लोग भोजपुरी सिंगर, वो भी खड़े हो गए थे। हालांकि गुंजन सिंह ने उतना वोट नहीं काटा, ये एक सच्चाई है। गुंजन सिंह का फैक्टर काम नहीं किया। गुंजन सिंह 5-10 हजार वोट भी ले आए तो वो बड़ी बात होगी, लेकिन विनोद यादव राजवल्लभ के भाई थे, कुछ वोट वो लाएंगे। लेकिन इसके साथ में एक चीज और आप ध्यान रखिए कि 10% के आसपास में वोटिंग कम हुआ है। ये वोट किसने नहीं दिया, किसने उदासीनता दिखाई? तो जाहिर सी बात है कि ये उदासीनता एनडीए के वोटरों ने दिखाई। कुशवाहा वोटर जो पूरी तरीके से बीजेपी और एलजेपी एनडीए के प्रति समर्पित रहता था, ये पूरी तरीके से पलट गया है। और हमको लग रहा है कि इस बार का नवादा का चुनाव परिणाम भी पूरी तरीके से पलट जाएगा और नवादा में हमको बीजेपी हारती दिख रही है और वहां पर आरजेडी से श्रवण कुशवाहा जीत रहे हैं। इसके अलावा जमुई सीट, चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती वहां से खड़ा हुए थे, जहां उनका सामना आरजेडी की अर्चना रविदास से हो रहा था। यहां देखने की बात है कि अर्चना रविदास चूंकि सुरक्षित सीट है, लेकिन उनकी शादी आरजेडी के एक वहां के लोकल आरजेडी के यादव नेता से हुई थी। तो इस आधार पर देखा जा रहा था कि दो जातियों का समीकरण, हालांकि आरजेडी में यादव और मुसलमान ये तो कोर वोटर है ही, लेकिन अर्चना रविदास इलेक्शन के 1 साल पहले से तैयारी कर रही थी। इस आधार पर हमको लग रहा है कि वहां पर फिर भी बहुत सारी चीजें हुई। पक्ष विपक्ष में जो सुमित सिंह, नरेंद्र सिंह के सुपुत्र, बिहार सरकार के मंत्री जो चिराग का विरोध हमेशा किया करते थे, वो इस बार खुलकर उनके पक्ष में आ गए। सारी परिस्थितियों को देखकर हमें लग रहा है कि अरुण भारती एलजेपी वहां पर से जीत रहा। तो आप देखेंगे तो अरुण भारती वहां से जीत रहे हैं। जी, अरुण भारती हमको वहां से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीए 2, यूपीए 2, वहां से पहला चरण में आपको ऐसा दिख रहा है। इसके बाद में आप आते हैं 26 अप्रैल को। मतलब तो चिराग पासवान को एक सीट जमुई में कंफर्म नजर आ रही है। जी, चिराग पासवान का जमुई में खाता खुल गया, जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद 26 अप्रैल को अगर आप आते हैं तो किशनगंज, मोहम्मद जावेद और मुजाहिद आलम जदयू, हालांकि तीसरा पक्ष एआईएम का भी था, लेकिन किशनगंज के लोगों में ये एक बात चला गया कि एआईएम वोट कटवा है, इसको दूर करना है और किशनगंज में बहुत अलग तरह की राजनीति हो। वहां उस राजनीति में मोहम्मद जावेद जो पूर्व सांसद हैं, बिहार के लौते यूपीए के सांसद हैं, वो दोबारा फिर आपको लोकसभा पहुंच रहे हैं। कटिहार, तारिक अनवर, पुराने नेता, कद्दावर नेता, दुलाल चंद गोस्वामी की जनता के प्रति जो उदासीनता है, जनता के प्रति जो उनका मतलब शिथिल रवैया था, क्षेत्र में देखे नहीं जाते थे, कोई चर्चा नहीं होती थी, ये सारी चर्चाएं और इस बार जिस प्रकार से महागठबंधन का वोट एग्रेसिव होकर कर रहा है, हम देख रहे हैं कि दुलाल चंद गोस्वामी जदयू के जो प्रत्याशी है वो हार रहे हैं और तारिक अनवर कांग्रेस का दूसरा खाता खुल रहा है। देखिए कांग्रेस 2 सीट पाते हुए दिख रही है, किशनगंज, कटिहार। इसके अलावा पूर्णिया, तो पूर्णिया सीट में जो कि बिहार ही नहीं पूरे देश का सबसे हॉट सीट बना हुआ था, पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराते हैं और उसके बाद में लालू यादव वहां से बीमा भारती को खड़ा कर देते हैं। तो आपको याद होगा कि पूर्णिया सीट वही पूर्णिया सीट है जो 2014 में नीतीश कुमार और जब बीजेपी अलग अलग लड़ी थी, इसके बावजूद पूर्णिया और नालंदा ने ही नीतीश कुमार का इज्जत बचाया था। लड़ाई यहाँ भी काफी कठिन है।
लेकिन एडवांटेज माइलेज जो है पप्पू यादव को मिलता दिख रहा है, और शायद वो बिहार के इकलौते ऐसे व्यक्ति हो जो निर्दलीय सांसद बने और दिल्ली पहुंचे। जी, भागलपुर में अजय मंडल बनाम अजीत शर्मा हो रहा था। अजीत शर्मा जो कि भूमिहार जाति से आते हैं और कांग्रेस के काफी पुराने नेता हैं, भागलपुर के वहां के स्थानीय विधायक भी हैं। उनको बीजेपी ने कांग्रेस ने वहां पर खड़ा किया, लेकिन जिस प्रकार की वहां लड़ाई हुई है और अजीत शर्मा के जब जाति के वोटों की गोलबंदी हुई, उसके विपक्ष में गंगोता जाति जिससे अजय मंडल आते हैं, उस जाति का और अन्य जातियों का जो संगठन, देखिए गंगोता की संख्या भागलपुर में बहुत ज्यादा है, और वहां हम देख रहे हैं कि अजय मंडल जो जदयू के नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वो जीतते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये बांका, गिरधारी यादव जदयू, जयप्रकाश यादव आरजेडी। गिरधारी यादव पहले भी वहां पर सांसद रह चुके हैं, अभी वर्तमान में सांसद भी हैं। जयप्रकाश यादव भी वहां से सांसद रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की वहां पर इस बार देखिए, मधेपुरा के बाद सबसे ज्यादा वोट बांका में ही यादवों को माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से यादव वोटों में गिरधारी यादव की लोकप्रियता रही और बाकी अन्य जातियां यादवों के विरुद्ध एकजुट हुई कि अगर जयप्रकाश यादव आ गया, आरजेडी आ गया, तो फिर पुरानी चीजों की याद उन लोगों को दिलाने लगा लोग ने कि 2005 के पहले की परिस्थिति आएगी, और उन परिस्थितियों से डर कर बांका में गिरधारी यादव आगे बढ़ते दिख रहे हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं तो दूसरे चरण की 5 सीटों में एनडीए 2, यूपीए 2 और निर्दलीय 1 सीट पर कब्जा करते हुए दिखाई दे रहा। इसके बाद तीसरे चरण की सीट 7 मई को झंझारपुर, रामप्रीत मंडल जिनका सामना सुमन महासेठ जो वीआईपी के उम्मीदवार थे। वीआईपी के उम्मीदवार को चूंकि भाजपा का बैकग्राउंड था, काफी देर से भी वो आए, और देखिए झंझारपुर जो सीट है ना, वहां अति पिछड़ों की लड़ाई हमेशा से होती रही। रामप्रीत मंडल के प्रति बहुत ही गुस्सा था, नाराजगी था, लेकिन बूथ पर जाते जाते मतदाताओं में ये बात चला गया कि मोदी को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो इनको न पसंद करते हुए भी वोट देना पड़ेगा। और देखिए बीजेपी और एनडीए में, जदयू में हमने ये देखा, अधिकांश उम्मीदवार जनता को पसंद नहीं है, इसके बावजूद मोदी नाम के सहारे के चेहरे पर जी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, करते दिख रहे हैं, और रामप्रीत मंडल झंझारपुर से आगे जाते दिख रहे हैं। यही हाल सुपौल में दिलेश्वर कामत और चंद्रहास चौपाल। देखिए चंद्रहास चौपाल पिछड़ी जाति से आते हैं और अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, इसके बावजूद सुरक्षित सीट न होने के बावजूद पिछड़ी जाति के लोग को वहां से आरजेडी ने प्रयोग किया, चौपाल जाति के चंद्रहास चौपाल को टिकट देने का काम किया। लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का जो जोर है वहां पर, जो वहां पर यादवों के बीच में जिस प्रकार से वो स्थापित हो चुके हैं, जितना काम उन्होंने उस क्षेत्र में दिखाया है कि उनकी नैया पर सवार होकर दिलेश्वर कामत दिल्ली पहुंचते दिख रहे हैं। अररिया प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी, शाहनवाज आलम आरजेडी। अभी नहीं तो कभी नहीं, यही बात अररिया में चला। और प्रदीप कुमार सिंह, देखिए प्रदीप कुमार सिंह के बारे में शुरू से ये कहा जा रहा है, देखिए सीधे साधे नेता हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन क्षेत्र में लोगों की शिकायत थी कि वो दिखते नहीं है, उनका काम नहीं दिखता है। और जिस प्रकार से मुस्लिम और यादव वोटों की गोलबंदी हुई, भाजपा हमेशा से प्रयास करता है वहां हिंदू मुस्लिम हो जाए, वहां किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम हो जाए और यादव वोट को ले लेने का काम करता है। लेकिन इस बार यादवों का वोट नहीं टूटा और इस बार चट्टानी एकता के साथ लगा रहा। और शाहनवाज आलम इस बार आपको जो तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं दिल्ली पहुंचते दिख रहे हैं, जीत रहे हैं वो। मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, लेकिन ये गोप कौन, दिनेश चंद्र यादव या प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप? तो मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव का जादू चलता दिख रहा है। मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव फिर से सांसद बनते दिख रहे हैं। इसके बाद ये खगड़िया सीट पर संजय कुमार कुशवाहा, सीपीआईएमएल के प्रत्याशी, राजेश वर्मा लोजपा के प्रत्याशी, यही राजेश वर्मा थे जिनको सीट मिलने पर काफी बवाल हुआ था और कहा गया था कई आरोप चिराग पर लगा था, चिराग से लोगों की नाराजगी भी काफी बढ़ गई थी। यहां पर भी महागठबंधन ने कुशवाहा कार्ड खेला। हालांकि खगड़िया लोकसभा में कुशवाहा की वोट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना भी है, सम्राट चौधरी काफी दिन तक कैंप किए,
कि वहां पर किसी भी प्रकार से कुशवाहा वोटों का बिखराव रोक सके। कितना रोक सके ये तो कल आपको 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हमारी जो जानकारी है कि कुशवाहा रोड जो टूटने वाली थी उसमें कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने प्रयास की, कुछ बचा भी, लेकिन जिस प्रकार से रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा और अन्य लोजपा के बागी नेता चिराग के प्रत्याशी के विरुद्ध लगे हुए थे, इस हिसाब से देखें तो बाजी उनके हाथ में लगती हुई दिख रही है। और राजेश वर्मा हार रहे हैं, वहां से संजय कुमार, वाम दल का खाता वहां से खुलता दिख रहा है। उसी प्रकार से आप दरभंगा है तो गोपाल जी ठाकुर वर्सेस ललित यादव। ललित यादव इस बार यादव कैंडिडेट को उतारने का काम किया लालू यादव ने, ताकि मुस्लिम और हिंदू वाली बात वहां ना हो सके, लेकिन इसके बावजूद गोपाल जी ठाकुर भारी बहुमत से वहां पर जीतते दिख रहे हैं। इसके बाद में अगर आप देखते हैं उजियारपुर, नित्यानंद राय भाजपा के बहुत बड़े मंत्री, सामना किससे? आलोक मेहता से। देखिए अभी तक उजियारपुर में क्या चलता था? उजियारपुर में चलता था कि यादवों का कुछ वोट नित्यानंद राय ले लेते थे, कुछ वोट आलोक मेहता या अन्य किसी आरजेडी प्रत्याशी को जाता था, कुशवाहा वोट जाता था। लेकिन इस बार आलोक मेहता जब आरजेडी के कैंडिडेट बने हैं तो हमने देखा कि 90% से ऊपर कुशवाहा वोट पूरी तरीके से आलोक मेहता के पास में चला गया। हमारी जानकारी है कि 10 से 15% सवर्णों ने भी वहां उनको वोट दे दिया है। इसके अलावा यादवों का जो जितना वोट हर बार नित्यानंद राय को मिलता था उतना वोट इस बार उनको मिलते नहीं दिख रहा। और इस प्रकार से हमारी जानकारी के हिसाब से आलोक मेहता का वनवास पूरा हुआ और आलोक मेहता कई वर्षों के बाद दिल्ली जाते दिख रहे हैं। नित्यानंद राय हार रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी हार है। इसके बाद में आप आते हैं समस्तीपुर, शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी, जदयू के कद्दावर नेता की बेटी शांभवी चौधरी, किशोर कुणाल की बहू शांभवी चौधरी, लोजपा उनको लाकर उम्मीदवार बनाती है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि सबसे कम उम्र की सांसद बनाकर इन्हें दिल्ली भेजे, और शांभवी सबसे कम उम्र की सांसद बनकर दिल्ली जाती दिख रही है और लोजपा वहां से सीट निकालते हुए दिख रही है। सन्नी हजारी ने बहुत जोर लगाया, लेकिन जिस प्रकार से उनके पिता महेश्वर हजारी पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, उनका पर्दे के पीछे से काम करना सन्नी हजारी को रास नहीं आया। अगर वो खुला विद्रोह कर देते, त्याग करते और सामने आते तो बात बनती। पर्दे से पीछे काम करने से सन्नी हजारी, हालांकि सन्नी हजारी ने पासवानों को वोट किया है, बड़ा तगड़ा संघर्ष वहां भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी, कुणाल, किशोर कुणाल और सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी का नाम शांभवी चौधरी को दिल्ली पहुंचा रहा है। गिरिराज सिंह, भाजपा के सबसे बड़े बिहार के हिंदुत्ववादी नेता, फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का सामना अवधेश राय सीपीआई के प्रत्याशी से था। टक्कर हुई है तो बेगूसराय जो है गिरिराज सिंह और अवधेश राय, इनका सामना था। कई जगह हम लोगों को पता चला कि जो पुराने वाम दल के कार्यकर्ता हैं, जो भूमिहार जाति के हैं, उन्होंने भी सीपीआई के अवधेश राय को दे दिया वोट। इस बार इनकी जो मार्जिन रहा है पिछली बार की अपेक्षा मार्जिन कम होगा, लेकिन गिरिराज सिंह आराम से जीत रहे हैं बेगूसराय। उसके बगल में आए आप मुंगेर लोकसभा सीट, ललन बाबू, जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि उनको हराने के लिए अशोक महतो को लालू जी ने बुलाया। अशोक महतो का बिना लगन का शादी हुआ और अनीता देवी उनकी पत्नी को टिकट दिया गया और मुंगेर सीट को पूरी तरीके से अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश की गई। सामाजिक माहौल इसी बहाने बिगाड़ने की भी कोशिश की गई कि किसी भी प्रकार से तनाव का माहौल बने और अगड़ा बनाम पिछड़ा बने। देखिए अगड़ा बनाम पिछड़ा चुनाव में बना, ये बिल्कुल हुआ, लेकिन जिस प्रकार का जो सारा सीन दिख रहा है, काफी कड़ी लड़ाई हुई है। ललन सिंह जीत रहे हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से ललन सिंह पूरी तरीके से जीत रहे हैं, लेकिन अगर ललन सिंह हार भी जाते हैं तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि लड़ाई बहुत ही कांटे की लड़ाई। इसके बाद में हम आते हैं 20 मई, तो इस जो 13 मई का जो चरण था, चौथा चरण, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, ये जो चौथा चरण है, इसमें बीजेपी को 2, जदयू को 1, आरजेडी को 1 और लोजपा को 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा। इसके पहले हमने
जी, खगड़िया वगैरह में उस चरण में भी तीसरे चरण में जदयू को 3, सीपीआई को 1 और आरजेडी को 1 मिलता हुआ दिख रहा था। पांचवें चरण में आते हैं तो सीतामढ़ी से आपको ध्यान होगा कि देवेश चंद्र ठाकुर को नीतीश कुमार ने मंच से घोषणा कर दिया। सुनील कुमार पिंटू बेचारे बड़े बेआबरू होकर अपने कूचे से निकले, अपने घर से निकले, उनको हटा दिया गया, बेटिकट कर दिया गया। इसका असर पड़ा वैश्य समाज पर। वैश्य समाज को लगा कि हमारी सीट हमें कमजोर समझा गया एनडीए की तरह, एनडीए में, और जिस कारण से हमारी सीट को काटने का काम किया गया। कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद देवेश चंद्र ठाकुर, कड़ा संघर्ष हुआ है। देवेश चंद्र ठाकुर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अर्जुन राय, जो कि आरजेडी के प्रत्याशी। मधुबनी अशोक यादव बीजेपी से और अली अशरफ फातमी आरजेडी से मिला। आपने देखा कि फातमी साहब किस प्रकार से लास्ट में नाराज हुए, फिर उन्होंने दल बदला और आरजेडी से लड़ा। देखिए, अशोक यादव के विरुद्ध में काफी एंटी इनकमेंसी था, काफी लोगों का विरोध था, लेकिन हमने बताया ना कि नरेंद्र मोदी से नाराजगी होने के बावजूद कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको मजबूरी में लोगों ने वोट दिया है। उसमें एक अशोक यादव भी आते हैं, और अशोक यादव हमारी नजर से दिल्ली फिर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर एक ऐसी सीट, पिछली बार जो वीआईपी का उम्मीदवार था वो इस बार महागठबंधन का उम्मीदवार हो गया, कांग्रेस का उम्मीदवार हो गया, और जो पिछली बार बीजेपी का उम्मीदवार था वो मतलब महागठबंधन का हो गया। तो राजभूषण निषाद बीजेपी से उनको टिकट मिलता है, और अजय निषाद जो वर्तमान सांसद बीजेपी के थे वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं। मलाह वोट की यहाँ जबरदस्त टूट हुई है मुकेश सहनी के कारण, लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं तो इतनी बड़ी टूट नहीं हुई है। अकेले मलाहों के जिम्मे इतना कुवत नहीं है कि वो पूरे मुजफ्फरपुर को प्रभावित कर सके, और वहां पर राजभूषण निषाद बीजेपी से जीतते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आते हैं सारण, राजीव प्रताप रूडी वर्तमान सांसद बीजेपी, लालू यादव की बेटी, कौन बेटी? रोहिणी आचार्य, वही बेटी जिसने किडनी दिया लालू यादव को। इलाका में यही चर्चा हुआ था। सारण इस बार अपने गोलीकांड और 2 आरजेडी नेताओं की मृत्यु से भी पूरे इलाका में शोर हुआ। काफी जबरदस्त लड़ाई। हमारी जानकारी के हिसाब से राजीव प्रताप रूडी लगातार लालू यादव पर अटैक कर रहे थे, उस प्रकार अटैक कर रहे थे कि लग रहा था कि लालू यादव से ही चुनाव लड़ रहे हैं। रोहिणी आचार्य के बारे में एक शब्द भी कहीं कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस लड़की के विरुद्ध में हमने एक शब्द बोला तो मामला उल्टा पड़ जाएगा। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया और रोहिणी आचार्य वहां से जीतती दिखाई दे रही है। काफी कड़ी लड़ाई है, काफी जबरदस्त लड़ाई है, लेकिन रोहिणी आचार्य आरजेडी वहां से सीट निकाल रहा। हाजीपुर एक और हॉट सीट, चिराग पासवान लोजपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राम आरजेडी के, उनसे काफी जबरदस्त लड़ाई हुई है। वहां पर जिस प्रकार से चिराग पासवान के विरुद्ध कुशवाहा, मल्ला और सवर्णों का भी 10-20% वोट जिस प्रकार से छटका, ये भी देखने में आया कि काफी बेचैनी की बात हो गई। लेकिन पिछली बार पशुपति पारस वहां 2,05,000 के आसपास वोट से जीते थे। देखिए, चिराग पासवान तो खींच तीर के, जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, जीत ही जाएंगे, लेकिन उनका जो मार्जिन है उनको सोचने पर मजबूर कर देगा। टिकट का बंटवारा गड़बड़ किया है हमने, लोगों में नाराजगी है। अगर नाराजगी नहीं रहती तो मार्जिन वो नहीं रहता। दावा ठोक के हम कहते हैं कि कल जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो आप हाजीपुर में चिराग पासवान की जीत की खबर तो जरूर देखेंगे, लेकिन उनके वोटों की मार्जिन जरूर देखेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो 5वें चरण में एनडीए में 4 सीट मिल रहा है और यूपीए 1 सीट। उसके बाद आइए 25 मई के चुनाव में वाल्मीकि नगर, सुनील कुमार, छठे चरण का वाल्मीकि नगर, सुनील कुमार, दीपक यादव आरजेडी से। अचानक से दीपक यादव को लाया गया, जो कि पिछले साल बीएसपी के प्रत्याशी थे। जबरदस्त लड़ाई करने का प्रयास किया गया, लेकिन वाल्मीकि नगर में कभी समझ में नहीं आया कि वैसी जबरदस्त लड़ाई हो रही है। और वहां हम देख रहे हैं कि सुनील कुमार जो जदयू के उम्मीदवार हैं, उनके विरुद्ध भी एंटी इनकमेंसी होने के बावजूद वो चुनाव जीत रहे। पश्चिमी चंपारण, संजय जायसवाल एकमात्र वैश्य चेहरा बीजेपी का, उनका सामना मदन मोहन तिवारी कांग्रेस से है। देखिए, वहां बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है, ब्राह्मणों का वोट बहुत जबरदस्त टूटा है। और अगर वीआईपी को जो 3 सीटें मिली थी, यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई थी। और उसके बावजूद माइलेज अगर आप देखें तो एडवांटेज आपको संजय जायसवाल को मिलता दिख रहा है, और संजय जायसवाल इस बार फिर
जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के बाद पूर्वी चंपारण राधा मोहन सिंह, भाजपा के काफी पुराने नेता, इस बार उनका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था जिसमें वो रो रहे थे, अपने दुख को बता रहे थे, अपनी परेशानियों को बता रहे थे। उनका सामना वीआईपी के डॉक्टर राजेश कुशवाहा से हुआ। राजेश कुशवाहा ने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, लेकिन लड़ाई उतनी जबरदस्त नहीं हो सकी। और जिस प्रकार से सवर्ण वोटरों का झुकाव, देखिए सवर्णों का वोट वहां तगड़ा है, वैश्य का वोट भी कुछ तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन राधा मोहन सिंह भी वहां से हमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजेश कुशवाहा वीआईपी की 3 सीट, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वीआईपी के लिए बनता दिख रहा है कि 3 की तीनों सीट पर वो हमें हारते हुए दिखाई दे रही हमारे हिसाब से, विशेष कल 4 जून को पता चला। शिवहर एक और धुरंधरों की सीट, लवली आनंद जदयू की और आरजेडी की फायर ब्रांड नेता रितु जायसवाल, जबरदस्त लड़ाई हुई है। दोनों महिलाएं हैं, काफी अच्छा बोलती हैं, रितु जायसवाल भी, जबरदस्त लड़ाई हुई है। लेकिन इस जबरदस्त लड़ाई के बावजूद वैश्य वोटरों के कुछ एक धड़े के रितु जायसवाल के साथ जाने के बावजूद हमें ऐसा लगता है कि लवली आनंद फिर से संसद जाएंगी और रितु जायसवाल का सपना इस बार टूट रहा। उसके बाद हम आते हैं वैशाली, लोजपा वीणा देवी, आरजेडी से मुन्ना शुक्ला। देखिए आरजेडी ने कितने सालों बाद किसी भूमिहार को लोकसभा का सीट दिया, ये देखने का विषय होगा। और वैशाली में मुन्ना शुक्ला वहां के काफी बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। जिस प्रकार से वैशाली में वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला के बीच में लड़ाई हुई, इन्हीं वीणा देवी पर आरोप लगा था कि लोजपा को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। इसके बावजूद चिराग पासवान पर आरोप लगा था कि कुछ क्या ऐसा फायदा इनको वीणा देवी से हुआ जिस कारण से इन्होंने वीणा देवी को टिकट दिया। काफी तगड़ा विरोध हुआ, चिराग की पार्टी में टूट भी हुई, जबरदस्त लड़ाई हुई है। देखिए मुन्ना शुक्ला भूमिहार जाति से आते हैं, इसके बावजूद मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि भूमिहारों का 50% से 60% वोट ही मुन्ना शुक्ला को मिला है। आज भी जो एक 50-55 साल की उम्र के या उसके ऊपर के लोग हैं, उन लोगों का बराबर ये कहना है कि हमने आरजेडी का शासनकाल देखा है। वो युवा, इन्होंने आरजेडी का शासनकाल नहीं देखा, 25-30 साल के आसपास के युवा हैं, उन युवाओं का मुन्ना शुक्ला के प्रति जबरदस्त क्रेज था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन 50-55 या उससे ऊपर के आदमी को हमने देखा कि वो पूरी तरीके से बीजेपी को समर्पित रहे। लेकिन इसके बावजूद अन्य जातियां जिस प्रकार से गोलबंद हुई, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो मलाह हो, मुन्ना शुक्ला आरजेडी वीणा देवी को रोकते हुए, और मुन्ना शुक्ला को हम देख रहे हैं कि इस बार मुन्ना शुक्ला दिल्ली जा रहे हैं। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन जदयू के कैंडिडेट, उनका सामना वीआईपी के प्रेमनाथ चंचल से। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की वैसी लड़ाई नहीं हो पाई और डॉक्टर आलोक सुमन सामने से जीतते हुए दिखाई दी। सिवान विजय लक्ष्मी, जदयू की उम्मीदवार कविता सिंह को हटाकर विजय लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया गया। हिना साहब निर्दलीय लड़ी। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से, काफी कांटे की लड़ाई हुई। एक धड़ा ये भी कह रहा है कि सिवान में निर्दलीय हिना साहब जीतेंगी, हम भी इससे इनकार पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। लेकिन लास्ट वोटिंग के दिन जिस प्रकार से अब विजय लक्ष्मी के तरफ एनडीए वोटर गोलबंद हुए, हमें ऐसा लग रहा है, एक दिन पहले तक हमें लग रहा था कि हिना साहब जीत रही हैं, लेकिन उस दिन के आंकड़ों के हिसाब से हम कह रहे हैं कि विजय लक्ष्मी जदयू वो सीट निकाल रही हैं। हालांकि हम एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि हिना साहब भी अगर जीत जा रही हैं तो आप आश्चर्य मत करिए। महाराजगंज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, आकाश कुमार सिंह, अखिलेश सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के सुपुत्र आकाश सिंह, जबरदस्त वहां भूमिहार वर्सेस राजपूत करने का प्रयास किया गया। लेकिन छपरा गोलीकांड के बाद में जो राजपूत जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से नाराज थे, वो भी उनके प्रति समर्पित हो गए और उन्होंने कहा कि अगर ये हार जाते हैं तो आगे चल के बड़ी परेशानी हो जाएगी। देखिए भूमिहार और राजपूत हमेशा से वहां पर इनके बीच में, देखिए मीडिया में जितने भी इनके आपस की राजनीतिक कटुता की बात की जाए, लेकिन महाराजगंज में भूमिहार और राजपूत हमेशा मिलकर रहे, हमेशा उनका वोट मिलकर दिया है। इस बार कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास में ये जानकारी है कि आकाश कुमार सिंह को जितने भूमिहार लोगों को वोट नहीं मिला होगा, उससे ज्यादा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को भूमिहार लोगों ने वोट किया और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल फिर से इस बार जीतकर पहुंच रहे हैं दिल्ली। एनडीए 6 सीट इस चरण में जीतते हुए दिखाई रही है और इंडिया गठबंधन 1 सीट पर। इसके बाद में हम आते हैं 1 जून अंतिम चरण के चुनाव में। नालंदा
कोई लड़ाई नहीं। संदीप सौरभ गए कि वहां पर लड़ाई हम उत्पन्न करेंगे, पैदा करेंगे, लेकिन कोई लड़ाई नहीं कर पाए। देखिए नालंदा सीट ऐसी सीट है कि जदयू मानकर चलता है, देखिए कौशलेंद्र कुमार का आप नाम कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन नालंदा सीट पर चुनाव हमेशा से नीतीश कुमार के नाम पर होता है। पूरी तरीके से नालंदा सीट कौशलेंद्र कुमार को मिलती है। कोई लड़ाई नहीं है, वहां से जदयू निकल रहा है। पटना साहब रविशंकर प्रसाद एक ऐसा नेता जो 5 साल में लोगों का आरोप है कि कभी नहीं दिखता है, फिर भी उसको वोट पड़ता है और वो जीत रहा है। क्यों? क्योंकि अंशुल अभिजीत को भी कभी लोगों ने नहीं देखा और कभी नाम तक नहीं सुना। पाटलिपुत्र रामकृपाल यादव वर्सेस मीसा भारती, देखिए चाचा भतीजी की लड़ाई तीसरी बार हुई और इस बार जो गठबंधन, इस बार जो समीकरण बनता दिख रहा है कि चाचा 5,000 से हारे या 50,000 से हारे, चाचा इस बार हारते दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मीसा भारती लोकसभा में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। राज्यसभा मेंबर थे, लोकसभा पहुंचने का सपना उनका पूरा हुआ। बक्सर मिथिलेश तिवारी, गोपालगंज से उनको लाया गया, अश्विनी चौबे को हटाया गया, सुधाकर सिंह आरजेडी जगदानंद सिंह के बेटा। जिस प्रकार से वहां पर राजपूतों की गोलबंदी हुई है सुधाकर सिंह के प्रति, जिस प्रकार से ददन यादव जो निर्दलीय उम्मीदवार होने के बाद में यादवों का वोट ज्यादा नहीं काट पाए हैं पिछली बार की तरह, और एक आईपीएस आनंद मिश्रा, बहुत हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, पर हमको नहीं लगता है कि आनंद मिश्रा 5-10 हजार वोट से भी ज्यादा ले पाएंगे। तो वहां पर तो सुधाकर सिंह की प्रबल संभावना बनती दिख रही है, लेकिन बाकी जातियों का समीकरण जो है, देखिए बक्सर में भूमिहारों का वोट भी बहुत तगड़ा है, ब्राह्मणों का वोट भी तगड़ा है और राजपूतों का भी वोट तगड़ा है, लेकिन ब्राह्मण और भूमिहार का वोट पूरी तरीके से मिथिलेश तिवारी को चला गया है। और अन्य जो वोट आया अति पिछड़ी और वैश्य समुदाय का वो आया, मिथिलेश तिवारी आराम से दिल्ली जाते दिख रहे हैं। सीपीआईएमएल के सुदामा प्रसाद से सामना करते हैं और आरके सिंह की छवि एक ऐसे नेता के बीच में आरा में रही है जो नेताओं से और आम जनता से कम मिलता है, लेकिन दफ्तर में टेबल पर उसकी फाइलें चलती रहती, विकास की बात करता है। फालतू की बात, फालतू की बयानबाजी करने से आरके सिंह हमेशा से बचते रहे हैं, पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है, आरके सिंह आगे निकल रहे। सासाराम सुरक्षित क्षेत्र है, सीवीएस राम बीजेपी से, इस बार छेदी पासवान का टिकट काट के सीवीएस राम को दिया गया, सामना मनोज राम कांग्रेस से किया गया। देखिए यहाँ भी किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई बनती नहीं दिख रही है, सीवीएस राम बीजेपी के आराम से दिल्ली पहुंच रहे हैं। काराकाट एक और हॉट सीट, उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के प्रमुख, सामना सीपीआई के राजा राम सिंह, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह वहां पर खड़ा होते हैं। आसनसोल से टिकट उनका कैंसिल होता है, पवन सिंह राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का सामना करते हैं। मूलतः कहा जाता है कि वो कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है, कुशवाहा की सीट है, तो उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के बीच में पवन सिंह भी मजबूती से खड़े हैं, लेकिन पवन सिंह ने काम किसका खराब किया? उपेंद्र कुशवाहा का। और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ हारते दिख रहे हैं और वाम दल राजा राम सिंह दूसरी सीट बिहार में प्राप्त होते दिख रही है। लास्ट सीट जहानाबाद, सुरेंद्र यादव आरजेडी, चंद्रवेश्वर चंद्रवंशी जदयू, और तीसरा कोण वहां पर बनाने दिखे आपको अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार बसपा से, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आपको आशुतोष कुमार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन अरुण कुमार ने जितनी मुस्तैदी से, जितनी मजबूती से इलेक्शन लड़ा, देखिए अरुण कुमार मेरी जहां तक जानकारी है वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे। अरुण कुमार इस टारगेट को लेकर कर रहे थे कि किसी भी हाल में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को इस बार जीत कर नहीं जाने देना है, और हम ये देख रहे हैं कि अरुण कुमार का सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। और सुरेंद्र यादव आरजेडी के दिल्ली में जा रहे हैं, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी हार रहे हैं, और इस चरण में एनडीए को 5 और यूपीए को 3 सीट मिलता दिख रहा है। इस प्रकार से 7 चरण के जो चुनाव खत्म हुए, तो हमारे आधार पर हम देख रहे हैं कि एनडीए को 27 सीट मिल रही है, जिसमें बीजेपी 11, जदयू 12, लोजपा 3, हम 1 और उपेंद्र कुशवाहा जो अकेले खड़े थे 1 सीट पर, वो हारते दिख रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी 8 सीटों पर बढ़ती दिख रही है, जीतती दिख रही है। कांग्रेस 2 सीट, वाम दल 2 सीट, यानी यूपीए 12 और 1 निर्दलीय पप्पू यादव की हमने चर्चा की थी पूर्णिया में। तो ये हमारा एग्जिट पोल है। हमारे हिसाब से एनडीए 27 सीटों पर जीत रही है और यूपीए 3 सीटों पर। जी
धन्यवाद सुमन जी इन तमाम जानकारी पे। तो निश्चित तौर पर ओरिजिनल जो तस्वीर है कल के काउंटिंग के बाद सामने आएगी, लेकिन जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, जो क्षेत्र में घूमते हैं लोग, उसके हिसाब से जो समीकरण सामने आता है, हमारा आकलन है, हमारा यह मानना है कि एनडीए को बिहार में 27 सीटें आएंगी और एक निर्दलीय पप्पू यादव को छोड़ दिया जाए तो महागठबंधन को, इंडी गठबंधन को 12 सीट आ रही है। वैसे में तमाम एग्जिट पोलों में जिस प्रकार की बढ़त दिखाई दे एनडीए के लिए दिखाई जा रही है, उससे हम लोग सहमत नहीं है। हमारा आंकड़ा यही है और कल यह साबित होगा कि किसका आंकड़ा, किसकी सोच, किसका एग्जिट पोल सही है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।